किसी भी समाज का अध्ययन उस समाज की सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी तथा अन्य संस्थाओं जैसे आर्थिकी, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं में से एक सामाजिक संस्था जिसे हम परिवार के नाम से जानते हैं, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब सबसे पहले हम परिवार के अर्थ की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण परिवार है। यह फैमिली या परिवार का उद्भव लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है। इसका अर्थ सदैव एक जैसा नहीं लगाया गया है। वास्तविक रूप से इसे एक ऐसे समूह से लिया जाता है जिसमें दादा दादी, माता पिता तथा उनके बच्चे आते हैं। ग्रीकवासी परिवार के लिए ओकी ओनोमिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ बड़े समूह में हुआ करता था। यूरोप के कई देशों में, विशेष तौर पर ग्रेट ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही हाउस होल्ड का प्रयोग होता रहा है, जिसका अर्थ घराना या गृहस्थी से लिया जाता है। क्योंकि पश्चिमी औद्योगिक समाजों में परिवार के सदस्य हैं, वे घराने के भी हैं, अतएव घराना और फैमिली पर्यायवाची शब्द हैं। किंतु अनेक देशों के समाजों में एक ही घराने में कई एक विवाहित जोड़े और उनकी संतानें रहती हैं। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ कहेंगे, जबकि पश्चिमी समाजशास्त्री परिवारों के अंतर्गत लघु समूह सदस्यता को स्वीकार करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार के अंतर्गत माता पिता, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, दादा दादी, भतीजे भतीजी, बहू आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम पारिभाषिक रूप से परिवार की परिभाषा को समझें तो अकबर और निमकाफ ने बताया कि परिवार पति पत्नी का बच्चों सहित अथवा थोड़ा बहुत अस्थायी संघ है, अथवा एक स्त्री पुरुष का अकेले ही बच्चों वाला संघ है। इस प्रकार अकबर और निमकाफ पति पत्नी और उसके अकेले संतानों को ही परिवार की संज्ञा देते हैं। बेस और हाइजर के अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार बेल्स और हाइजर ने बताया कि परिवार में समूह के साथ साथ उनमें रक्त संबंध भी होना आवश्यक है। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें पति पत्नी और उनकी संतानें निवास करती हैं और जिनमें रक्त संबंध भी पाया जाता है। यदि हम परिवार के प्रकारों की बात करें तो अकबर और निमकाफ ने परिवार के दो प्रकार बतलाए हैं। पहला एकाकी परिवार। इसमें उन परिवारों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ निवास करते हैं। और दूसरा संयुक्त परिवार, जहां पर न केवल एक पीढ़ी बल्कि कई पीढ़ियों के लोग एक साथ संयुक्त रूप में रहते हैं और संयुक्त रूप से एक रसोई में भोजन करते हैं, तो ऐसे परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। इसके अलावा सत्ता, वंश, निवास के आधार पर परिवारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मातृसत्तात्मक परिवार, जहां पर सत्ता माता की होती है तथा पुरुष का परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। संपत्ति यूं तो माता से उसकी पुत्रियों को मिलती है अथवा इस पर स्त्री के भाई का अधिकार होता है। ऐसे परिवार जनजातियों में जैसे असम की खासी जनजाति, गारो तथा मालाबार के नायरों में भी मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। दूसरा
पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवारों में पिता की प्रधानता होती है और समस्त विषयों में वही सर्वे सर्वा होता है। भारत में अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक ही हैं। यदि हम इन्हीं परिवारों को वंश और निवास के आधार पर देखें तो मातृवंशीय में वंश परंपरा माता से चलती है, इसलिए मातृवंशी, तथा पितृवंशी परिवारों में वंश परंपरा पिता से चलती है, इसलिए पितृवंशी। इसी प्रकार से मातृस्थानीय परिवारों में सभी पारिवारिक सदस्य माता के निवास स्थान पर रहते हैं, जबकि पितृस्थानीय परिवारों में सभी सदस्य पिता के निवास स्थान पर रहते हैं। यदि हम परिवार के प्रकारों को उनके आकार के आधार पर समझें तो इन्हें भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला, केंद्रीय परिवार, ऐसे परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होती है, अर्थात पति और पत्नी, इनकी सभी संतानें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। केंद्रीय परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्यों की संख्या कितनी है। आमतौर पर एक समय में एक केंद्रीय परिवार में सदस्यों की संख्या 2 से 10 के बीच में रहती है, यानी पति पत्नी तथा उनसे उत्पन्न बच्चे। दूसरा, विस्तृत परिवार, जब 2 या 2 से अधिक केंद्रीय परिवार एक साथ सम्मिलित होकर एक स्थल पर या एक निवास स्थान पर रहते हैं और उनमें परस्पर आर्थिक सहयोग भी पाया जाता हो, तो ऐसे परिवारों को हम विस्तृत परिवार कहेंगे। मर्डॉक ने विस्तृत परिवार को परिभाषित करते हुए बताया कि यह छोटे छोटे केंद्रीय परिवारों का मिला रूप है, जिसके सभी सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं, प्रायः 2 या अधिक पीढ़ियों में बिखरे होते हैं। परिवार को विवाह के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की विवाही परिवार। पहला, एक विवाही, इसमें एक पुरुष एक महिला एक ही समय में साथ साथ अविवाहित संतानों के साथ रहते हैं। ऐसे परिवारों में पति या पत्नी का दूसरा जीवन साथी चुनने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि पहला जीवन साथी मृत्यु या विवाह विच्छेद के द्वारा अलग न हो गया हो। दूसरा, बहुविवाही परिवार, इसमें बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार आते हैं। बहुपत्नी विवाही परिवार में एक पति की अनेक पत्नियां परिवार में रहती हैं। ऐसे परिवार की स्थापना पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके करता है। अनेक जनजातियां जैसे गोंड, बैगा आदि जनजातियों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। दूसरा, बहुपति विवाही परिवार, ऐसे परिवार की स्थापना एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करके करती है। वर्तमान समय में ऐसे परिवारों का प्रचलन जौनसार, बाबर क्षेत्र की खस और नीलगिरी की टोडा जनजातियों में पाया जाता है। यदि स्त्री के सभी पति भाई भाई होते हैं तो इसे भातृक बहुपति विवाही परिवार कहता है, और यदि उनमें रक्त संबंध नहीं होता तो उन्हें अभातृक बहुपति विवाही परिवार कहा जाता है। नातेदारी संबंध के आधार पर भी परिवारों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, समान रक्त वाला परिवार, जब एक ही रक्त के व्यक्ति आपस में विवाह करते हैं तो जो परिवार बनता है उस परिवार को हम समान रक्त वाला परिवार कहेंगे। दूसरा, सहयोगी परिवार, जब भिन्न रक्त के व्यक्ति पति पत्नी बनते हैं तो उसे सहयोगी परिवार कहते हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अलग अलग समाजों में परिवार अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं।